नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम अन्नदाता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सरकार ने जो भी बिल कानून के रूप में पेश किए हैं उन पर चर्चा की थी, आज हम किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला मुद्दा है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इनके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि एमएसपी है क्या। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को, जैसा कि आपको पता है, एमएसपी कहते हैं और सरकार द्वारा तय रेट होता है ये, जिसे हम एमएसपी कहते हैं। एमएसपी किसान के लिए एक प्रकार की लाइफ लाइन है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के 85% किसान जो है एमएसपी पर ही अपनी फसलें बेचते हैं। तो अपने आप में एमएसपी किसान के लिए कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है। और इस नए कानूनों से, नए बिलों से उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं उसकी एमएसपी पर कोई आंच न आ जाए। सरकार समय समय पर फसलों की एमएसपी घोषित करती रहती है। अभी तक आपको जैसा पता होगा कि 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। ये फसलों की अलग अलग जीन्स हैं जिन पर ये एमएसपी दिया जाता है। और भारत में कम से कम 200 प्रकार की अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो ये भी अपने आप में विडंबना है कि 200 प्रकार की अलग अलग फसलों में से केवल 23 फसलों पर ही एमएसपी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान के लिए कितनी विडंबना है, किसान कितना पीड़ित है और किसान अभी भी कितना मजलूम है। आज़ादी के बाद यदि हम बात करें तो किसान की आमदनी में केवल 20% ही बढ़ोतरी हुई है, यानी 20 गुना ही बढ़ोतरी हुई है। यदि हम और सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं तो उनके वेतन में 200 से 250 से 300 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के बाद की बात करते हैं, 6 पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में जितना सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ उतना बेचारे किसान को लाभ नहीं हुआ। तो आज़ादी से अब तक केवल 20 गुना ही उसको फायदा हो पाया है और जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को 200, 250, 300 गुना फायदा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा किसान वाकई ही, हमारा अन्नदाता खतरे में है। वाकई ही हमारा अन्नदाता कहीं ना कहीं पीड़ित है, बेचारा कहीं ना कहीं ठगा हुआ है। प्रत्येक सरकार नए नए कानून, नए नए बिल लेकर के आती है, लेकिन किसानों की संतुष्टि नहीं होती। किसानों को हर बिल के बाद ऐसा लगता है कि उनके लिए एक नया डेथ वारंट सरकार की ओर से जारी हो गया है। और अभी आप देख भी रहे हैं, पिछले दिनों से किसान, एक हफ्ते से किसान आंदोलनरत हैं। यदि हम बात करें तो जिन 23 फसलों पर एमएसपी है उसमें 7 तो अनाज की जीन्स हैं, 5 दलहन की हैं, 7 तिलहन की हैं और 4 उसमें नकदी फसलें हैं। तो कुल ये 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी है। और बाकी की जो मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा फसलें होती हैं उन पर अभी कोई ठोस नीति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किसान जायज़ आक्रोशित है। यदि हम बात करें तो वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा की गई थी और 66-67 में गेहूं की खरीद के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की शुरुआत हुई थी। एमएसपी का लाभ 6% बड़े किसान ही ले पाते हैं। ये बड़े किसान वो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा जमीन है। छोटे किसानों को इसका ज़्यादा लाभ नहीं होता है। जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, उनको इस चीज़ का कोई लाभ नहीं होता। तो एमएसपी का लाभ जो है बड़े किसानों को ही होता है। ये 6% किसान इसका लाभ ले पाते हैं। यदि हम इस वर्ष की बात करते हैं तो पंजाब में इस वर्ष सबसे ज़्यादा एमएसपी का पंजाब को लाभ मिला है और पंजाब हरियाणा के लगभग 85% किसान एमएसपी पर ही अपनी फसल बेचते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के यहीं के पंजाब और हरियाणा के किसानों में ही ज़्यादा आक्रोश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें पंजाब और हरियाणा की तरफ से ही ज़्यादा भागीदारी है, क्योंकि यहीं के किसान एमएसपी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि जो नया कानून बनाए गए हैं, जो 3 बिल कानून की शक्ल में हमारे सामने आए हैं, उनमें एमएसपी को लेकर के किसी प्रकार की बात नहीं कही गई है। ना ही उसमें एमएसपी का आश्वासन दिया गया है, ना ही उसमें ये बताया गया है कि एमएसपी वापस ले ली जाएगी, कितने समय तक चलेगी, ऐसा कुछ भी उसमें आश्वासन नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान हमारा इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए कानून कहीं हमारी एमएसपी छीन लें। क्योंकि सरकार ने इसमें मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेचने की एक व्यवस्था की है। तो किसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मंडी से बाहर फसल बेचने की व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे मंडियों को समाप्त कर दे। और जब मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि मंडियों के अंदर जब अनाज की फसल की पैदावार नहीं खरीदी जाएगी तो फिर एमएसपी कैसे मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, जिनका मैं समझता हूँ निराकरण होना चाहिए।
यदि हम बात करते हैं तो एमएसपी केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही मिलता है और सरकारी खरीद भी इन स्थानों पर सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में केवल 1% किसानों को ही समर्थन मूल्य मिल पाता है। जैसा कि अभी हमने हरित क्रांति की बात की, तो हरित क्रांति का फायदा आपको पता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को ही सबसे ज़्यादा हुआ था। यदि हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आपको पता है गेहूँ और इनकी फसलों की पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ का किसान समृद्ध भी है। इस यहाँ के किसान एमएसपी का सबसे ज़्यादा लाभ भी उठाता है। जैसा मैंने आपको बताया 85% से ज़्यादा किसान जो है 85% से ज़्यादा हमारे यहाँ की जितनी फसलें हैं जो भी होती हैं जो भी फसलें सरकार ने 23 प्रकार की फसलों में जो एमएसपी दे रखी है, उनका सारे का सारा जो है 85% जो अपना हमारे यहाँ का किसान है वो अपनी एमएसपी पर फसल बेचता है। तो एमएसपी पर तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसान को आशंका है कि ये नए कानून, ये नए बिल कहीं उसके एमएसपी उससे छीन ना लें, इस एमएसपी व्यवस्था को समाप्त ना कर दें और वो कहीं ऐसा न हो कि जमाखोरी के हत्थे चढ़ जाएँ, वो कहीं जो है पूंजीपति के हत्थे चढ़ जाएँ, वो कहीं ना कहीं आड़ती के हत्थे चढ़ जाएँ और उससे जो है उनकी फसल का उनको वो मूल्य ना मिल पाए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार उनको देती है। तो ये एमएसपी थी। तो सरकार, मुझे लगता है कि किसानों की समस्या का सरकार को निराकरण भी करना चाहिए और उनको भरोसा देना चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए कि नए बिल और नए कानून किसी भी प्रकार से किसान के खिलाफ नहीं है। ये कुछ मुद्दे हैं, किसानों की मांगे हैं जो सदियों से करते आ रहे हैं। कोई भी सरकार आती है, कोई भी नया बिल लेकर के आती है, नया कानून बनाती है, किसानों की वही समस्याएं कहीं ना कहीं खड़ी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अन्नदाता की इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए और उसकी समस्याएं सामान्य सी हैं, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, इन पर सरकार को कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। ये सदियों से यही समस्याएं चल रही हैं, कभी उसमें 2 बढ़ जाती हैं, कभी 2 घट जाती हैं। तो हमें अन्नदाता की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के उसकी परेशानी को समझना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो देश में छोटे बड़े कम से कम 500 किसानों के संगठन हैं। तो मैं समझता हूं कि जब 500 किसानों के संगठन हैं तो उनकी जो साझा समस्याएं हैं, जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है सरकार उनको सॉल्व भी करती है, उनको समय समय पर बहुत अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसानों की मांगें खड़ी रह जाती हैं। तो ये कुछ मांगें हैं जो पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। इन समस्याओं पर हमें विचार करना चाहिए। पहली मांग तो जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसान एमएसपी को लेकर के कहीं ना कहीं आशंकित है। नए कानूनों में, नए बिलों में कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं है कि एमएसपी चलती रहेगी या एमएसपी बंद कर दी जाएगी या कितने समय तक चलेगी। सरकार ने उसमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, केवल मौखिक बातें ही चल रही हैं कि एमएसपी चलती रहेगी। ऐसे ही जो है मंडियों के अंदर सरकार खरीदी करती रहेगी और किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसी प्रकार का उसमें लिखित आश्वासन नहीं है। दूसरा किसानों की मांग है प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ किसानों को सीधा मिले और इसमें जो प्रीमियम है वो पूरे का पूरे प्रीमियम का भुगतान जो है सरकार करे, ताकि इससे किसानों को सहूलियत हो और न्यूनतम आमदनी किसान की सुनिश्चित हो। किसानों की मासिक पेंशन कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। किसानों को ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा जो है काफ़ी खराब रहता है। यदि उसके पास जमीन थोड़ी है, 2 एकड़ है, 1 एकड़ है, तो आप समझ सकते हैं उससे उसका पेट भरना में मुश्किल है और बुढ़ापे में जो वो कार्य करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं रहता है, उस दौरान उसको बुढ़ापा पेंशन अगर मिलती है, कम से कम 5,000 रुपये मिलती है, तो मैं समझता हूँ उसका बुढ़ापा अच्छे तरीके से कट सकता है। और अन्नदाता की ये मांग कहीं ना कहीं अपनी जगह जायज भी है। किसानी से जुड़े अगली उसकी मांग है, किसानी से जुड़े हर उपकरण व मशीनरी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। देखिए, किसान किसी प्रकार का पूंजीपति नहीं होता, सिर्फ 6-7% किसान ही हैं जिनके पास बहुत ज़मीनें ज़्यादा हैं, जिनके पास जो है हेक्टेयर में ज़मीनें ज़्यादा हैं, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। बाकी तो सारे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ ज़मीन है। तो उस ज़मीन से उनका केवल घर का ही काम चलता है। थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है उससे अपने घर की दूसरी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यदि वो खेती के उपकरण लेने में जीएसटी चुकाने लगेंगे और दूसरे उन पर टैक्स चुकाने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा किसान वाकई ही गरीब है, वो कहीं ना कहीं कर्जदार है। आप देखते हैं सारा साल हम देखते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में ऐसे किसानों की आत्महत्या की समस्याएं आप देखते हैं। वो कारण क्या है? कर्ज से लदे हुए हैं, फसल उनकी खराब हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है और
खेत में उनको जितना पैसा वो लगाते हैं फसल को उगाने में, उतना उनको मिल नहीं पाता है। इस वजह से उसको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है किसान को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देंगे, उतना हमारे देश का किसान समृद्ध होगा। और हमारा अगर अन्नदाता समृद्ध होगा तो मैं समझता हूँ देश और समाज भी समृद्ध होगा, हमारा देश भी उन्नति करेगा, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी पहचान बनाएगा। कब बनाएगा? जब हमारा अन्नदाता संतुष्ट होगा। अभी सरकार ने प्रस्तावित बिजली बिल भी लेकर के आ रही है 2020 में, तो 2020 तो उसमें प्रस्तावित बिजली बिल में क्या है कि सरकार ने उनको कहा है कि आपके जो बिजली के बिल बकाए हैं उनको आप जल्दी से भरिए, उसके बाद हम आपको जो है अनुदान और इस तरह की चीज़ें देंगे। तो कहीं ना कहीं किसान को ऐसा लगता है कि इन बिलों के माध्यम से सस्ती बिजली और कहीं अनुदान समाप्त करने की योजना ना हो सरकार की, इसलिए ये चाहते हैं कि किसान चाहते हैं कि जो ये प्रस्तावित बिजली बिल है 2020, इसको सरकार जो है वापस ले ले और इसमें किसी प्रकार का संशोधन ना करे, क्योंकि इन बिजली बिलों से जो है कहीं ना कहीं इसको सस्ती दरों पर जो बिजली मिलती थी अब वह सस्ती दरों की बिजली नहीं मिलेगी। इससे किसान का तो किसानी में बड़ी भारी दिक्कतें आएंगी। तो हमें अन्नदाता की समस्या पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद है पराली जलाने पर सजा और जुर्माने का जो नियम सरकार ने बनाया है वो रद्द हो। सरकार किसान की, मैं समझता हूँ अन्नदाता की कई बार कुछ मजबूरी होती है, उन मजबूरियों की वजह से उसको पराली जलानी पड़ती है। सरकार को ऐसी सुविधाएं पैदा करनी पड़ेंगी, ऐसे साधन मुहैया कराने पड़ेंगे जिससे किसान अपनी पराली ना जलाए। उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, उसको जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमें ऐसे अभियान चलाने पड़ेंगे। किसान के घर घर जाकर के उसको जो है जागरूक करना पड़ेगा और उसको आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम आपकी पराली खरीद लेंगे, या ये तरीका है, या हमारे ऐसे कृषि वैज्ञानिकों को उनके पास जाकर के ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जो है इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएं ताकि वो कृषि वैज्ञानिक उनको बता सकें कि इस पराली का सही उपयोग कैसे हो सकता है, इसकी खाद कैसे बनाई जा सकती है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। जब किसानों को ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी तो आप समझ सकते हैं वो पराली क्यों जलाएगा। तो सरकार ने जो दंड का प्रावधान किया है पराली में, किसान चाहते हैं वो दंड ना लिया जाए, क्योंकि वो तो पहले ही बेचारा जमीन में टिका हुआ है। अगर पराली जलाने का उसको दंड देना पड़ेगा या उसको सजा भुगतनी पड़ेगी तो किसान तो हमारा बिल्कुल ही पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से पराली जलाना गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसान को जागरूक किया जाए, किसान को सुविधाएं दी जाएं कि वो पराली ना जलाए। इसमें दंड की व्यवस्था ना हो, जुर्माने की व्यवस्था ना हो, सजा की व्यवस्था ना हो। अन्नदाता की ये मांग बिल्कुल जायज़ है। यदि हम बात करते हैं तो किसानों की मांग है कि एमएसपी नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। सरकार ने व्यवस्था की है कि मंडी से बाहर भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, तो किसान चाहता है कि जब वो मंडी से बाहर किसी निजी मंडी में, किसी निजी कारोबारी के पास अपनी फसल बेचे तो कम से कम उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो वो बाहर का व्यक्ति भी, वो प्राइवेट मंडी भी उसको एमएसपी तो जरूर दे। यदि उसके एमएसपी पर किसी प्रकार की आंच आए, किसी प्राइवेट मंडी के द्वारा, किसी आड़ती के द्वारा, किसी पूंजीपति के द्वारा, यदि उसके एमएसपी पर आंच आती है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ अन्नदाता की मांग पूरी तरह से जायज है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून पर किसान का कहना है कि इस कानून से वे बंधुआ हो जाएंगे। न्यूनतम मूल्य की बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं की गई है। सरकार ने जो भी नया कानून बनाया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि जो बड़ा पूंजीपति है, या जिसको आप आड़ती कहते हैं, या जो आपका मालिक है जिसने आपको पैसे दे करके आपकी फसल खरीदनी है, जो आड़ती है, पूंजीपति है, बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा कि किसान के खेत को देखेगा और देखेगा कि फसल बहुत अच्छी है तो वहीं वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो बातें जो लिखी जाएंगी, कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई बातें, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें पहले कुछ कहा जाता है, बाद में वो बातें कई बार मुकर दी जाती हैं, कई बार जो है वो मना कर दी जाती हैं। तो उससे किसान को कोर्ट कचहरी की जो है शरण लेनी पड़ती है। पहले तो सीधा वो थाने में जाकर के शिकायत कर सकता था, लेकिन अब सरकार ने जो है चैनलाइज कर दिया है कि वो एसडीएम के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा, फिर जिला अदालत में जाएगा, फिर बड़ी अदालत में जाएगा। इस तरह के जो ये चैनल बना दिए उससे किसान को कहीं आपत्ति है, उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं उसको बंधुआ मजदूर ना बना दे,
कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ज़मीन की सारी फसल भी पूंजीपति को दे दे, दलाल को दे दे, एजेंट को दे दे और उसके पास कुछ बचे भी नहीं, और अपनी ज़मीन पर फसल देने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि वो एक एक दाने को मोहताज हो जाए और उसको मजदूरी करनी पड़े। तो उसके मन में ये आशंका है, तो मुझे लगता है इस आशंका को भी दूर किया जाना चाहिए। मंडी खत्म तो सरकारी व्यवस्था खत्म, क्योंकि मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर नहीं, इससे मंडी की व्यवस्था नहीं चल पाएगी और उन्हें बंद करना पड़ेगा। किसान की एक आपत्ति है कि सरकार ने जो नया कानून बनाया है कि मंडी से बाहर या अपने जिले या राज्य से बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकेगा, तो किसान को कहीं ना कहीं आशंका है, यदि वह मंडी से बाहर अपनी फसल बेचेगा तो सरकार ने कहा अगर वो मंडी से बाहर अपनी फसल बेचेगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और मंडी में बेचेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसान को आशंका है यदि वो मंडी से बाहर अपनी फसल बेचेगा बिना टैक्स के, तो मंडी में तो टैक्स आया नहीं, अगर मंडी में टैक्स नहीं आया तो मंडी की व्यवस्था कैसे चलेगी। मंडी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, मंडी सुपरवाइजर होता है, मंडी में इंस्पेक्टर होता है, मंडी में और दूसरे कर्मचारी होते हैं, उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, मंडी का रख रखाव कैसे होगा। यदि मंडियों का रख रखाव नहीं होगा, यदि मंडियों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो फिर सीधी सी बात है हमें मंडियों को बंद करना पड़ेगा। तो किसान को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये एक साजिश रच करके जो है मंडियों को बंद कराने की सरकार की योजना हो और बाद में जो है किसान को अपनी फसल को लेकर के दर बदर भटकना पड़े। तो इसकी आशंका को दूर किया जाना चाहिए। उसको लगता है कि ये मंडी कहीं बंद ना हो जाए, तो हमें उसको आश्वस्त करना पड़ेगा कि मंडी बंद नहीं होगी। 10 साल पुराने डीजल वाहनों से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहा है किसान, क्योंकि इसमें किसानों के ट्रैक्टर भी आते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके पास ही ट्रैक्टर, ट्रैली और अन्य कृषि के उपकरण होते हैं, छोटे किसानों के पास ये साधन नहीं होते। और छोटा किसान अक्सर क्या करता है कि पुराने ट्रैक्टर लेता है, वो नया ट्रैक्टर जोड़ी नहीं ले सकता, उसको नया ट्रैक्टर जोड़ी के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो क्या करता है कि 8-10 साल पुराना, 7-8 साल पुराना ट्रैक्टर ले लेता है, उससे 2-4 साल अपनी कृषि का काम चला लेता है। अब सरकार ने और माननीय हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नियम बनाया है कि जो 10 साल से पुराने डीजल वाहन हैं उनको सड़कों पर ना लाया जाए। यदि उनको सड़कों पर कोई लाता है, यदि उनका कोई उपयोग करता है तो उनको तुरंत जब्त कर लिया जाए, उन पर भारी जुर्माना लगा दिया जाए। तो किसान चाहता है कि जो नया कानून बनाया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चलाए जाएंगे, इसको वापस लिया जाए और केवल किसानों के संदर्भ में वापस लिया जाए। और आप सारे देश में इस व्यवस्था को कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो कम एकड़ जमीन वाले किसान हैं जिनके पास थोड़ी कृषि भूमि है, उनके पास पुराने उपकरण हैं और उनके पास जो ट्रैक्टर भी हैं वो सारे 10, 12, 15 साल पुराने हैं। अगर ये बंद कर दिए जाएंगे तो उसको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो किसान की मांग भी कहीं ना कहीं अपनी जगह जायज है। दूसरा, शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसके हिसाब से ही ये तीनों सरकार ने कानून बनाए हैं, ये शांता कुमार कमेटी पर ही आधारित है। तो शांता कुमार कमेटी में जो है एक सिफारिश उनकी और भी है जिसको अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन किसान को आशंका है। उसमें क्या है कि FCI को भंग करने की बात की गई है इस शांता कुमार कमेटी में। तो FCI क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है, जो बड़े स्तर पर जो है ये जो फसलें खरीदी जाती हैं इनको इकट्ठा करती है, फिर वहाँ से मंडियों से जो खरीदा जाता है वो वहाँ गोडाउन में, एक प्रकार का गोडाउन होता है, वहाँ वो FCI में जमा होता है, फिर वहाँ से वो राशनिंग में जाता है और कहीं गरीब देशों में भी जाता है, कहीं सहायता में जाता है, कहीं अकाल आता है, कहीं किसी प्रकार की केंद्र सरकार मदद करती है। तो ये FCI एक तरह से भंडारण करती है उस सारी फसलों का जो MSP पर खरीदी जाती हैं। तो इस शांता कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट में ये बात कही है कि FCI को भंग कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा कि मंडियों में किसानों की फसल खरीदनी बंद कर दी जाएंगी, और किसानों की फसल खरीदनी बंद कर दी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं फिर उसको MSP भी कहीं ना कहीं अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो किसान कहीं ना कहीं आश्वासन चाहते हैं कि कैसी भी स्थिति आ जाए उनकी MSP बंद नहीं होगी और ये मंडियाँ बंद नहीं होगी, क्योंकि शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने अभी ये 3 नए बिल बनाए थे जो अब कानून की शक्ल में आ चुके हैं। तो उसी शांताराम कमेटी में, उसी रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि FCI को जो है जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है इसको धीरे धीरे जो है बंद करके और FCI को भंग कर दिया जाए। तो अगर ये सरकार इस बात को मान लेती है या कभी भविष्य में इस चीज़ को लागू कर दिया जाता है तो मुझे लगता है किसान सड़क पर आ जाएगा। उसकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। किसान चाहता है कि मंडी सरकारी हो या प्राइवेट, सरकार द्वारा तय रेट से कम सौदा
तय रेट पर ही सौदा होना चाहिए। सरकार हमारे को जो है ये लिखित आदेश दे। किसान की मांग है कि वो सरकारी मंडी में अपना सामान बेचे या प्राइवेट मंडी में उसका सामान है, क्योंकि सरकार जो है सरकारी मंडियों के साथ साथ प्राइवेट मंडियों की भी व्यवस्था करने जा रही है इस नए कानून से। और सरकार के लिए अपना आप में बड़ा चैलेंज होगा कि पैरेलल 2 मंडियां चला पाना, प्राइवेट मंडी भी है और सरकारी मंडी भी है, उन दोनों में व्यवस्था सही तरीके से रखना, उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार का किसान का शोषण ना हो, इस तरह की व्यवस्था रखना अपने आप में चैलेंज होगा। लेकिन सरकार कर सकती है, सरकार के पास इस तरह के साधन होते हैं। तो किसान कहीं ना कहीं आश्वस्त होना चाहता है कि प्राइवेट या सरकारी किसी भी प्रकार की मंडी हो, उसको तय रेट से कम पर उसकी फसल का सौदा ना हो। यदि सरकार उसको लिखित आश्वासन दे देती है तो सरकार जो है किसान जो है हमारा निश्चिंत हो जाएगा, उसको सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और देश की कुल उपज का 6% माल ही मंडियों में बिकता है, बाकी जो 94% फसलों के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं है। तो किसान संगठन ये भी चाहते हैं कि जो 6% माल के अलावा जो 84% हमारी फसलों के लिए जो है उसके लिए भी सरकार एक ठोस व्यवस्था बनाए, ताकि किसान समृद्ध हो सके, खुशहाल हो सके। यदि हमारा किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो हम तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ इन मुद्दों के साथ, अन्नदाता के मुद्दों के साथ मैंने आपको संक्षिप्त में अन्नदाता के मुद्दे बताने का प्रयास किया। यदि आपको यह मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर दोबारा मैं किसी किसानों के मुद्दे को लेकर आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।